हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी का केमिस्ट्री विद हमारे में स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को। और ये आपके आगामी एग्जाम जो कि फरवरी में होने वाला है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा और काफ़ी क्वेश्चन इस सीरीज से आपका आएगा। इसलिए आप कंटिन्यू जितने भी मैं पार्ट लेकर आ रहा हूँ आप लोग अच्छी तरह से करें। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं प्रत्येक क्वेश्चन को पूरी डिटेल से बताऊंगा। ठीक है? आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना और इसमें कंसेप्ट को भी डील करूंगा। ठीक है? तो कंसेप्ट भी हम लोग समझते जाएंगे साथ में साथ। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है इसका आप लोग आंसर देने का तो प्रयास करें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच बॉन्ड इज हाईली पोलर। तो कह रहा है कि कौन सा बंधन ज्यादा ध्रुवीय है। ठीक है? तो हिंदी में थोड़ा सा स्पेलिंग में प्रॉब्लम है यहाँ पर ध्रुवी। ठीक है? तो विच बॉन्ड इज मोर पोलर। तो ध्रुवीयता पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि दोस्त हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि पोलैरिटी कब क्रिएट होता है जब डिफरेंट ईएन मान वाला परमाणु होता है। ईएन का मतलब क्या होता है कि भिन्न आकर्षण क्षमता मान वाला। भिन्न आकर्षण अट्रैक्शन पावर भिन्न भिन्न होने की वजह से ध्रुवीयता क्रिएट होता है, पोलैरिटी क्रिएट होता है। जैसे कि हम बात करें एच और ओ, तो हम ओ का जानते हैं कि अट्रैक्शन पावर 3.5 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1 होता है। तो अट्रैक्शन पावर किसका क्या होता है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है? तो इसलिए इन दोनों के बीच में समथिंग डिफरेंसेस है, इसलिए ये बॉन्ड क्या कहलाता है? ध्रुवीय होता है, पोलर। तो हम लोग हेलोजन के में पढ़े हैं जैसे कि सी और एक्स होता है। तो ठीक है, तो एक्स का अट्रैक्शन पावर जो होता है, एक्स का अट्रैक्शन पावर आकर्षण करने की क्षमता इस कार्बन से ज्यादा है। ठीक है? और इस कार्बन में उस एक्स के जगह में फ्लोरीन हो सकता है क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ये चारों एलिमेंट हो सकता है। और हम जानते हैं कि इन चारों में फ्लोरीन का आकर्षण क्षमता सबसे अधिक है। क्या है? इसलिए ये फ्लोरीन और एक्स के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो सबसे अधिक पोलर होगा एज कम्पेयर टू CCl। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? एफ। ये सी और एफ, दैट मीन्स 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी समझना है। तो ये बंधन ज्यादा ध्रुव प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि एफ क्या है? सबसे अधिक आकर्षण क्षमता वाला परमाणु है। एफ जो है क्या है? एफ क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तीनों के कंपेरिजन में सबसे अधिक आकर्षण क्षमता वाला परमाणु है। इसलिए क्या है? सी एफ बॉन्ड ज्यादा पोलर है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान समझे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हेलो एल्केन ऑन रिडक्शन। ठीक है? क्या देता है? हेलो एल्केन अवकरण पर देता है। तो अवकरण का मतलब क्या होता है पहले हम लोग समझेंगे। अवकरण का मतलब क्या होता है? अवकरण का मतलब, रिडक्शन का मतलब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन। देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन एक कर रहे हैं बट पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा इस कंसेप्ट से। यहाँ पर क्या होगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा जितना भी हम लोग पढ़े हैं उधर, सारा आपका कंसेप्ट का रिवाइज हो जाएगा इस सीरीज को करने से। तो हाइड्रोजन का एडिशन ही क्या कहलाता है मेरा? हाइड्रोजन का एडिशन ही कहलाता है अवकरण, रिडक्शन। और ये रिडक्शन कब होता है? इसमें दो कंडीशन होता है रिडक्शन करने में, जनरली हम लोग पढ़ चुके हैं। पूरे रिडक्शन को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे हम उत्प्रेरक की बात करेंगे तो NiPt, PD, ये तीनों उत्प्रेरक होता है। और रिएजेंट को जरा याद कीजिए आप लोग, क्या क्या होता है? LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है? उसमें भी आपका हो जाएगा Na और BH4। ठीक है? ये दोनों रिएजेंट है और ये तीनों क्या है? ये तीनों मेरा कैटलिस्ट है। ये तीनों क्या है? कैटलिस्ट है। ये मेरा उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है? ये उत्प्रेरक कहलाता है और ये रिएजेंट है। इसमें भी हम जानते हैं कि LiLH4 स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? LiLH4 स्ट्रॉन्ग होता है और ये मेरा LiLH4 की तुलना में ये थोड़ा वीक होता है, कमजोर होता है। ठीक है? ये क्या होता है? थोड़ा वीक होता है। ठीक है? तो आप लोग कंसेप्ट को समझना है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कहने का मतलब क्या है? हेलो एल्केन का मतलब हो गया ये सी और एक्स, यही हेलो एल्केन है। तो इसका अवकरण कराएंगे। इसका अवकरण कराने का मतलब हुआ कि NiPt के प्रेजेंस में। तो आपको क्या करना है, ये अवकरण का कंसेप्ट ईच एंड एवरी चैप्टर में घूमते रहता है। लिहाज में पढ़ेंगे, कीटोन में पढ़ेंगे, एसिड में पढ़ेंगे, एमीन में पढ़ेंगे।
तीनों में। ठीक है, ऐसे रिडक्शन कराने वाला और एक होता है, आप याद कीजिए एमीन चैप्टर में पढ़े होंगे हम लोग, SnHCl, सॉरी SnHCl भी यूज करते हैं हम लोग, इसका भी यूज करते हैं रिडक्शन में। ठीक है, ये जनरली नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करने में करते हैं। तो NIPT एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा या अवकरण की जिक्र होगी, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। क्या होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो हाइड्रोजन का एडिशन कैसे करेंगे भाई? हम जानते हैं कि ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले एक्स को हटाएंगे तब ना। तो इस एक्स को हटा दिया और वहां पर हाइड्रोजन को लेकर के बैठा दिए, और वहां पर मेरा HX बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पर एक्स था, ये माइनस HX बाहर हो जाएगा, और HX फाइनली क्या बन जाएगा मेरा? तो यहाँ देख रहे हैं कि CH बन गया। CH कहने का मतलब ये एल्केन बन गया। क्या बन गया? इसका आंसर, मेरा आंसर C नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट को आप लोग को धीरे धीरे समझना है। और क्वेश्चन नंबर C, इसका आंसर क्या होगा? तो प्रोपेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोपेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन, मतलब प्रोपेन जो होता है वो मोनोक्लोरीकरण पर क्या देता है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, कहीं पर भी करण लगा हुआ दिख जाए, इस करण का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, तो क्लोरीनीकरण, तो क्लोरीनीकरण का मतलब हो गया क्लोरीन का एडिशन। तो क्लोरीन का एडिशन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो किसका हमें मोनोक्लोरिनेशन कराना है? प्रोपेन का। तो प्रोपेन का मतलब हम जानते हैं, ये मेरा प्रोपेन हो गया। इसका हमें कराना है मोनोक्लोरिनेशन, दैट मीन्स कि Cl2 से रिएक्शन कराएंगे। और हम लोग पढ़ चुके हैं क्लोरीनेशन जब होता है तो ये किसकी प्रेजेंस में होता है? यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है। यूवी लाइट की, यूवी लाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और जैसे ही ये रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये रिएक्शन में क्या होगा, ये Cl दो पार्ट में टूटेगा। किस में टूटेगा? दो पार्ट में। और दोनों मुक्त मूलक में टूटेगा। किस में टूटेगा? फ्री रेडिकल में टूटेगा। फ्री रेडिकल में टूटेगा, और हम जानते हैं ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो आक्रमण करने की पॉसिबिलिटी एक बार यहाँ पर भी है और एक बार यहाँ पर भी है। तो किस जगह पर अटैक करेगा तो मेजर होगा। और हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाते हैं तो ये 2 डिग्री बनाता है, और यहाँ बनाते हैं तो ये 1 डिग्री बनाएगा। यहाँ पर 2 डिग्री बनाता है और यहाँ पर 1 डिग्री बनाता है। ये कार्बन मेरा 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, ये कार्बन 2 डिग्री बना देगा और ये कार्बन 1 डिग्री बना देगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं 2 डिग्री स्टेबल होता है, 1 डिग्री, इसलिए इस Cl को अगर यहाँ पर अटैक करेंगे तो वो मेजर उत्पाद होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आया तो हमको मेजोरिटी वाला ही आंसर लेना है। ठीक है, क्या लेंगे? मेजोरिटी में जो होगा आंसर यही होगा। इसके बिहाइंड रीजन क्या है? 2 डिग्री पीरियडिकल, 2 डिग्री पीरियडिकल क्या होता है, इज मोर स्टेबल। 2 डिग्री पीरियडिकल इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, इसलिए हम लोग यहाँ पर बीच में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तब वो मेजर हो जाएगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी पूछेगा एग्जाम में आइसोमेरिक प्रोडक्ट, तब मेरा आंसर हो जाएगा 2। संभावना बोलेगा तो 2, लेकिन तो मुख्य प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। ऐसे भी हम बताते आ रहे हैं कि बीच में जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होता है, वो मेजर होता है। जो भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, सीधा याद रखना है कि बीच में जोड़ेंगे, जब भी परेशानी में फंस जाए लेकर के बीच में जोड़ देना है। तो ये मेरा 2 क्लोरोप्रोपेन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो कह रहे हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण प्रशीतक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट्स। तो हम जानते हैं रेफ्रिजरेंट्स मतलब CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही यहाँ पर फ्रेंस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये फ्रेंस जो होता है, फ्रेंस का 4 टाइप्स होता है। ठीक है, कितना टाइप्स होता है? अगर फ्रेंस 1,4 की बात करेंगे तो CF4 होता है। ठीक है, फ्रेंस 1,3 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है मेरा? फ्रेंस 1,3 की बात करेंगे तो ये CF3Cl होता है। फ्रेंड्स 1,1 की बात करेंगे तो ये CF और Cl3 होता है। और 1,2 का मतलब होता है CF2 और Cl2। इसलिए फ्रेंस 1,2 होता है सबसे ज्यादा यूज करता है। ऐसे हम सभी का यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंस 1,2 जो होता है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो फ्रेंस ये सब क्या है? प्रशीतक है, ठंडा देने वाला पदार्थ होता है। तो सबसे ज्यादा यूज किसको करते हैं हम लोग? फ्रेंस 1,2 को। तो मेरा आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। कल रहा है कि वेन क्लोरोफॉर्म इज ट्रीटेड विद HNO3, कौन HNO3? क्या कह रहा है कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे कराते हैं? HNO3 से कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? तो आप लोग रिएक्शन करा के हम देख लेते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का मतलब हम लोग जानते हैं कि CHCl3 को ही क्लोरोफॉर्म का किसको कहते हैं?
तो CH Cl3, इसका रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग? HNO3 से कराएंगे। किससे कराएंगे? HNO3 से। HNO3 कहने का मतलब है कि नाइट्रेशन होगा, और हम जानते हैं ये दो पार्ट में ब्रेक करेगा, एक NO2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर OH माइनस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये NO2 कहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा। अब जैसे अटैक किया तो यहाँ से H बाहर हो गया। H बाहर हो गया तो H क्या करेगा? H जैसे बाहर होगा, ये H क्या करेगा? इस OH को पकड़ लेगा और H2O बाहर हो जाएगा। यहाँ से आपको दिमाग लगाना है। NO2 अटैक किया, इसका मतलब NO2 आ गया। आप लोग ऑप्शन देख के भी छांट सकते हैं, और ये तीनों जगह हम क्या करेंगे? क्लोरीन लगा देंगे। इतना तो कंफर्म हो गया, ओ एन ही नहीं लगेगा, क्योंकि ओ एन का मतलब कीटोन वाला टाइप का, कीटोन टाइप का। कीटोन टाइप का तो है नहीं। तो एसीटोन केस में ये बनता था, याद कीजिए। क्लोरीटोन कब बनेगा? जब हम लोग इसकी अभिक्रिया एसीटोन से कराएंगे, याद रखना है। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया जब एसीटोन से कराते हैं तो क्लोरेटोन बनता है, ठीक है। लेकिन जब HNO3 से कराएंगे तो ये बनेगा पिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। और इसी क्लोरोपिक्रीन का यूज हम इंसेक्टिसाइड्स में करते हैं। और ये क्लोरेटोन तो क्या है ये मेरा बन गया, सॉरी, क्लोरोपिक्रीन बन गया, और ये क्लोरेटोन बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर N2 और 3H2 आपस में रिएक्शन करके 2NH3 दे रहा है। तो कह रहा है कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। तो हम जानते हैं कोई भी एक जनरली रिएक्शन होता है तो उसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ये इधर वाला क्या कहलाता है? मेरा अभिकारक कहलाता है। और ये इधर वाला उत्पाद कहलाता है। ये इधर रिएक्टेंट्स हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। हम जानते हैं जैसे जैसे रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की बढ़ती जाती है। तो जब इसकी घट रही है, इसका मतलब इस पर नेगेटिव साइन देंगे। और ये जो तीन देख रहे हैं, इसको हम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट को हमेशा हम लोग बट्टा में ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी नॉर्मल अगर रिएक्शन का रेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे कि अपने से मान लेते हैं कि ए है और प्लस बी बी है। ये रिएक्शन करके अगर पी सी देगा तो कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि इसकी सांद्रता घटती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो अगर ए के लिए क्या लिखेंगे? तो -1/a लिखेंगे, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं dA/dt। और ये इक्वल हो जाता है -1/b dB/dt। और ये इक्वल हो जाएगा +1/p dC/dt। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, N2, और इसको हम लोग नेगेटिव के टर्म्स में लिखेंगे। दैट मीन्स, तो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं इसको अगर रिप्रेजेंट, जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो पहले इसको लिख लेना है। तो लिखेंगे कैसे? -d/N2/dt लिख लेंगे। और फिर इक्वल टू -1/3dH2/dt। और ये किसकी इक्वल हो जाएगा? +1/2 dNH3/dt। पहला काम क्या है मेरा? इस तरह से लिख लेना। अब हम लोग को देखना है कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि H2 और NH3 के बीच का रिलेशन है। तो H2 और NH3, तो अगर इन दोनों का आप लोग देखें मिलाएं, तो ये 2 उठ करके उधर चले जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 3 इधर। दैट मीन्स कि 2H2 होना चाहिए, तो यहाँ 2H2 तो है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसका मतलब ये, और यहाँ पर क्या है? H2 और NH3 के बीच रिलेशन है। हाँ, तो यहाँ पर मैच करके देख रहे हैं कि -1/3H2 है, -1/3H2 है यहाँ पर भी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? -1/2 NH3 है। तो -1/2 तो होता ही नहीं है, प्लस होता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल। अब तीसरा देखते हैं क्या है? -DN2। हाँ, इसका मतलब N2 और अमोनिया है, तो इसके और इसके बीच में रिलेशन देखते हैं हम लोग। तो -DN2/dt ये तो सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है? 2 DNH3 है, तो यहाँ पर 2 DNH3 है।
यहाँ पर 1/2 ना है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि -d(n2/dt) और यहाँ 1/2, दैट मीन्स कि ये मैच कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये हो गया। अब वो कंसेप्ट को समझना है, तो ही हम बना पाएंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को भी समझते जाना है, आपका एकदम रिवाइज हो जाएगा। आप नोट्स को पढ़ें और क्लास को करें, सारा कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा यहीं पर करने से। सिर्फ कहने का है 10 क्वेश्चन, लेकिन हम बहुत कुछ यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर देने का प्रयास करें। सबसे पहले आप लोग, क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रियन ऊर्जा की गणना निम्नलिखित में किस ग्राफ के द्वारा करते हैं। तो संक्रियन ऊर्जा की गणना हम लोग किस ग्राफ से करते हैं, आप लोग को बताना है। तो हम जानते हैं कि जब हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े तो याद कीजिए, ये आर्हेनियस इक्वेशन का एक ग्राफ था, और इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप ढाल। और स्लोप का क्या होता है कंसेप्ट? स्लोप निकालने का कंसेप्ट होता है -EA/r। ठीक है, -EA/RT। ठीक है, लेकिन ये किस कंडीशन में होता है आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि जनरली -EA/RT होता है, तो हम यहाँ से ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये EA/RT जब रहेगा, तब इसमें हम एलएन के केस में लेंगे, एलएन के केस में। अगर इसी एलएन को हम लोग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इसी एलएन को लोग में कन्वर्ट कर दिया जाए, तब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? तब इसका ग्राफ 2.303 EA/RT हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, इसका स्लोप जो होता है, ये एलएन के केस में ये होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि एलएन जो होता है, एलएन के, सॉरी, या एलएन के ले लेंगे, तो एलएन के बराबर ये होगा। ठीक है, तो एलएन के प्रोपोर्शनल किसके दिख रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसी केस में टी नीचे है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका मतलब मेरा आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आर्हेनियस इक्वेशन आपको याद रखना है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है, याद कीजिए आप लोग। आर्हेनियस इक्वेशन की अगर बात करें तो क्या होता है? log K2/K1, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये बाय RT ना, ये बाय RT ले लेंगे। उसके बाद 2.03 उसके बाद होता है मेरा T2 - T1/T1 ये मेरा आर्हेनियस इक्वेशन होता है। तो इसी इक्वेशन से हम लोग सोल्व करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आर्हेनियस इक्वेशन याद रखना है, ये सोल्व। और ये क्या है? संक्रियन ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी अभिक्रिया को बढ़ाने में लगी सबसे कम से कम एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया को प्रोसीड कराने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए कम से कम मिनिमम ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे संक्रियन ऊर्जा के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जब प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए, तब शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु क्या होगी? तो आप याद कीजिए, और यहाँ पर हम जीरो ऑर्डर शून्य कोटि की बात करें, तो आज हम लोग 1 मिनट में जीरो ऑर्डर को पूरा अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अगर हम लोग वेग की बात करें, तो वेग क्या होता है इसका? दैट मीन्स के का वैल्यू, ये सॉरी, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग के का इक्वेशन लिखने का प्रयास करेंगे, तो के बराबर क्या होता है? इनिशियल बाय फाइनल। क्या होता है? इनिशियल बाय फाइनल, याद रखना है, इनिशियल बाय फाइनल, दैट मीन्स इनिशियल बाय फाइनल ही इसका होता है। आई फॉर इनिशियल मतलब प्रारंभिक, और एफ फॉर फाइनल, ये मेरा कंसेप्ट होता है। और इसका अर्धायु की बात करेंगे, तो जब इसका अर्धायु हम लोग निकालते हैं, तो इसका अर्धायु क्या हो जाता है? शून्य कोटि की अर्धायु की अगर बात करेंगे, तो तो शून्य कोटि की अर्धायु की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन अगर मान लेते हैं कुछ भी है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K हो जाएगा। क्या कह रहा है? जब प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए, किसको? प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए, तब क्या होगा? ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता को अगर हम दोगुना करेंगे, तब क्या होगा? प्रारंभिक सांद्रता को क्या कर देंगे? दोगुना। यहाँ ध्यान समझे, इसको दोगुना कर देंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? अर्धायु जो होता है वो प्रोपोर्शनल है प्रारंभिक सांद्रता का।
ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर जीरो नीचे में ले लेते हैं तब कहलाता है। नीचे में जीरो लिखने का मतलब है प्रारंभिक सांद्रता, जीरो लिखने का मतलब है कि टी जीरो है, तो डेफिनेटली ये प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि प्रारंभिक सांद्रता को अगर दोगुना करेंगे तो अर्धायु की मान भी क्या हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता पर ये डिपेंड करता है। प्रारंभिक सांद्रता को अगर हम दोगुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका अर्धायु भी दोगुना हो जाएगी। आंसर में आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता को दोगुना करेंगे तो अर्धायु भी दोगुना हो जाएगी। ठीक है, और प्रारंभिक के जीरो ऑर्डर के अगर इक्वेशन का बात करें तो क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, इनिशियल माइनस फाइनल बाय टी, ये मेरा होता है फॉर्मूला, मतलब प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम। ठीक है, ये थोड़ा हम गलती लिख दिए थे, सॉरी, ये नहीं होता है ना। तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स प्रारंभिक माइनस अंतिम बाय टी, शॉर्टकट में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनिशियल आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल। तो आपको याद रखना है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग क्या होता है, प्रारंभिक माइनस अंतिम बाय टी, प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता। और टी हाफ क्या कहलाता है, अंतिम सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में, मतलब सांद्रता का आधा खत्म होने में जो समय लगता है वही कहलाता है अर्धायु। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एक अभिक्रिया के लिए संक्रियण ऊर्जा अगर जीरो है, ठीक है, और वेग स्थिरांक कितना है, इतना दिया हुआ है, तो प्रति सेकेंड तो वेग नियतांक 400 ताप पर क्या हो। दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी का मान मेरा जीरो दिया हुआ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है हम बता चुके हैं, किसी भी अभिक्रिया को बढ़ाने में लगी सबसे कम ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और हम जानते हैं किसी भी रिएक्शन का संघनन ऊर्जा का मान जितना कम होगा वो उतना ही क्या होती है, तेजी से होती है। दैट मीन्स कि जितना कम एनर्जी में कोई रिएक्शन आगे बढ़ सकता है, जितना कम ऊर्जा में कोई भी अभिक्रिया आगे बढ़ सकता है, वो उतना ही फास्ट होता है। तो मिनिमम एनर्जी, कम से कम ऊर्जा का जो रिक्वायरमेंट होता है वही क्या कहलाता है हम लोगों का, संक्रियण ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग को दिमाग में रखना है। तो दैट मीन्स यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संघनन ऊर्जा आखिर जीरो हो जाए, क्या हो जाए, जीरो, तब क्या हो। ठीक है, तो देखिए जब किसी अभिक्रिया में संघनन ऊर्जा का मान जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा देखने में दिक्कत हुआ ना। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये का मान जीरो, लेकिन अगर किसी अभिक्रिया के लिए संघनन ऊर्जा का मान जीरो हो जाएगा तो कह रहा है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो आपको याद रखना है, तो इनिशियली तो आपका रेट इतना था, ठीक है, तो रेट चेंज नहीं होगा, वो रिमेन्स हो जाता है। दैट मीन्स कि मेरा आंसर यही हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, 10⁻⁶, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स किसी रिएक्शन का अगर एक्टिवेशन एनर्जी, संघनन ऊर्जा का मान जीरो हो जाए तो उस पर उसका रेट इफेक्टेड नहीं होता है। तो भले हम टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे, ठीक है, T1, T2, T3, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हो, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ही अगर जीरो हो जाए तो आपस में R1 बराबर होगा R2 के, बराबर होगा R3 के, भले ये तीनों क्या हो, डिफरेंट हो। तो आपको इस तरह से स्मार्टली दिमाग में सेट करना है। टेम्परेचर डिफरेंट होगा, लेकिन अगर ये जीरो हो जाए तो रेट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है कि बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब एंजाइम की क्रिया के द्वारा बायोकेमिकल अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो आखिर एंजाइम क्या है, हम लोग जानते हैं किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी रिएक्शन को अगर आगे बढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाने में कौन कौन हेल्प कर सकता है। पहला हम लोग जानते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट हेल्प कर सकता है। ठीक है, दूसरा कौन हेल्प कर सकता है, एक एंजाइम भी हेल्प करता है। ठीक है, एंजाइम भी क्या करता है, क्रिया को आगे बढ़ाने में
हेल्प करता है। और ये दोनों क्या करता है, अगर बोला जाए संक्रियण ऊर्जा के मान को ये दोनों घटा देता है। ठीक है, तो इसको दूसरी तौर पर कुछ हम बोला जा सकता है कि ये लोग क्या करता है, संक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है, इसलिए रिएक्शन क्या होने लगता है, थोड़ा तेजी से होने लगता है। ठीक है, तो तो क्या करता है, नहीं बदलता है, इंक्रीज करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, दोनों संक्रियण ऊर्जा का मान को घटाता है। याद रखना है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, संक्रियण ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है और अभिक्रिया को वेग को भी ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हम लोगों ने टोटल में 10 क्वेश्चन किया। ठीक है, लेकिन इस 10 क्वेश्चन से आपका बहुत कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा, हो गया होगा जहां तक हमें उम्मीद है। और एकदम टेंशन नहीं लेना है, जितना क्वेश्चन हम कराएंगे एकदम एग्जाम में आपका बहुत ही आएगा। और क्लासेस से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आपको एग्जाम में आएगा, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एग्जाम में तो एकदम इससे बाहर आएगा ही नहीं, एकदम सोचना ही नहीं कि बाहर आएगा। एकदम विश्वास करके आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है और कंटिन्यू आपको क्लासेस को करना है। और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट क्लास को जरूर आप लोग करें। थैंक यू।